नमस्कार साथियों, जय हिंद जोहार। हार्दिक स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बोटानी यानी वनस्पति विज्ञान से संबंधित कुछ टॉपिक, जिससे पहले वीडियो में भी हम लोग देख चुके हैं। उसको लेके फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे और आगे आज हम लोग देखेंगे तना यानी स्टेम के बारे में हम लोग आज अध्ययन करेंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो में आप लोग अंत तक बने रहिए, देखिए, समझिए किस टाइप से हम लोग तना का सिलसिलेवार ढंग से उसका विश्लेषण और अध्ययन करके सारी जानकारी हासिल करेंगे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो। यहाँ देखिए लिखा हुआ तना। तो तना होता क्या है, उसके कौन कौन से तना होते, उसके कौन कौन से प्रकार होते हैं, किसको लोग तना के दायरे में रखते हैं, किसको नहीं रखते हैं, किसको रूट के दायरे में रखते हैं, इन सारी चीजों के बारे में आज आप लोग को समझाने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करता हूँ वीडियो। तो इसके पहले जो वीडियो मैंने आप लोग को बताया थे, उसमें दिखाया था एक सीड, एक बीज दिखाया था। इस टाइप से आपका होते हैं, आपका बीज, कुछ भी बीज मान लीजिए। इसमें क्या होता है, जब जमीन के संपर्क में आते हैं, जो भूमि के संपर्क में आते हैं, जब मिट्टी के संपर्क में आते हैं, तो इसमें क्या होता है, इसमें दो तरह की क्रियाएं होती है। एक आपका ऊपर में इस तरह से आपका निकल जाता है और नीचे आपको इस टाइप से आपका निकला हुआ देखने को मिलेगा। इसमें क्या होता है, जो भूमि के अंदर आता है उसको हम लोग जड़ यानी रूट के नाम से जाने जाते हैं, उसको हम लोग मूलांकुर कहते हैं, उसको रेडिकल्स के नाम से जाने जाते हैं। इसको इससे पहले के वीडियो में आप लोग को अच्छी तरह से भली भांति समझा दिया हूं। तो आज जो हम लोग अध्ययन करने वाले हैं, जो जमीन से ऊपर किसी पेड़ या किसी भी पौधा के लिए जो जमीन के ऊपर रहते हैं, उसका जो शाखा रहता है, उसका शाखा रहता है, उसको हम लोग तना के नाम से जानते हैं। तो तना कैसे होते हैं, किस टाइप से तना का ओरिजिन होता है, कैसे तना निकलते हैं, फिर कैसे उसके विकसित होता है, उसके बाद एक गाछ का निर्माण कैसे होता है, एक पेड़ का निर्माण कैसे होता है, एक ट्री जिसको हम लोग कहते हैं उसका निर्माण कैसे होता है, आइए जरा उसके बारे में हम लोग समझते हैं। ये देखिए, मान लीजिए जमीन के अंदर इस तरह से आपका बीज को हम लोग बो दिए। ये मान लीजिए आपका जमीन है। जमीन में जैसे ही हम लोग इसको बोएंगे, उसमें फिर उचित मात्रा में जो पानी किसी भी चीज के संपर्क में जो आ जाएगा, तो उसमें क्या होगा, जमीन के ऊपर तरफ इस टाइप से आपका अंकुर टाइप के इस टाइप से आपको देखने को मिलता है। ये जो खास तौर पर अंकुर इस टाइप से देखने को मिलता है, इसको कहा जाता है अंकुर के नाम से जाना जाता है। अंकुर के नाम से जाना जाता है। और इसमें क्या होता है, इसके बाद यही जो अंकुर जो विकसित होने लगता है, इसका जो विकसित होके यही फिर किसका तना का निर्माण करता है, यही फिर आपका स्टेम का निर्माण करता है। तो आज हम लोग देखेंगे यही स्टेम के बारे में। और स्टेम में होता क्या है, तना में क्या क्या चीज उपलब्ध होते हैं, किस तरह से एक पेड़, एक आपका घास, एक आपका पौधा किस तरह से अपना भोजन खुद ब खुद अपना तैयार करता है, किस तरह से इस प्रकाश संश्लेषण की क्रियाएं होती है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। देखिए, जब हमारी ये जमीन से ऊपर उठता है, जब हमारी जमीन को छोड़ के ये ऊपर की ओर वायु के संपर्क में, वायुमंडल में जब लाता हुआ ये ऊपर जाता है, तो जाहिर सी बात है, इसमें आपको देखने को मिलेगा कि इसमें आपको सूरज की रोशनी भली भांति इसको मिल जाता है। सूरज की भली भांति रोशनी मिलने के चलते ही इसमें क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया शुरू हो जाती है। और आप सभी जानते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होने के लिए आपका 3 महत्वपूर्ण आवश्यकता है, उसमें चीज शामिल होते हैं। इसमें एक होता है कार्बन डाइऑक्साइड, एक होता है जल, और इस तरह से हम लोग का एक होता है सनलाइट यानी सूरज की प्रकाश। तो हम सभी जानते हैं कि ये जो आपका अंकुर ऊपर निकल रहा है, इसमें नन्हा नन्हा जब रहता है, छोटे में रहता है, तब उसमें उस टाइप से आपको ज्यादा इसमें मुलायम टाइप के रहते हैं, कोमल रहता है। एक जब छोटा शिशु, नवजात शिशु जिस टाइप से छोटे में रहता है, उसी टाइप से आपको इस टाइप से देखने को मिलेगा। अभी तक इसमें क्या होता है, जब शुरुआती स्टेज में रहता है, इनिशियल स्टेज में रहता है, उसमें इसके लीप नहीं आता है, उसमें पत्ता नहीं होता है। उस समय होता क्या है, उस समय आपका यही होता है कि इसके तना के सारी इसी को हम लोग जो तना का नामकरण दे रहे हैं, इसी के इसका जो मैच्योरिटी लेवल, इसका जो विकसित वाला हुआ भाग, इसको तना का नाम देते हैं। तो उसमें क्या होता है, हम लोग का प्रकाश संश्लेषण क्रिया शुरू हो जाती है। और हम सभी जानते हैं, एक पादप के लिए प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कितना महत्वपूर्ण मानी जाती है।
ठीक है, तो अभी हम लोग यही चीज को देखने के लिए आज का टॉपिक रहा आपका स्टेम यानी तना। ये जो ट्रांकुर है ये क्या होता है, इसमें जियोट्रॉप नहीं होता है। मतलब जब जब के जड़ आपका जियोट्रॉप आपका होगा उसमें फोटोट्रॉप नहीं होता है, इसका ही आपका उल्टा होता है। इसमें फोटोट्रॉप यानी प्रकाश संश्लेषण क्रिया होगा, जबकि इसमें क्या होगा, जियोट्रॉप नहीं होगा। खास तौर पर इसमें क्या देखने को मिलता है कि ये जो आपका तना है इसमें आपका नोड और इंटरनोड, ये दो चीज अहम चीज है। नोड और आपका इंटरनोड आपका पाए जाते हैं, ये दोनों चीज हम लोग का इसमें उपलब्ध रहता है, तभी हम लोग किसी चीज को तना का संज्ञा देते हैं। अभी हम लोग समझते हैं ये नोड और इंटरनोड है क्या चीज। तो आप लोग को समझा देना चाहता हूँ, कोई भी तना की जैसे आपका ईख हो गया, जैसे बम्बू हो गया, ये दूसरे कुछ इस टाइप का आपका जो पौधा होता है, पेड़ होता है, उसमें आपको देखने को मिलेगा कि इस टाइप से, मान लीजिए बम्बू में के इस टाइप से आपको गांठ देखने को मिलता है। उसका जो ऊपर का डाली होता है तना के नाम से जो हम लोग जान रहे हैं, इसमें कि इस टाइप से आपको गांठ देखने को मिलता है। चाहे ईख हो चाहे गन्ना जो जिसको हम लोग बोलते हैं उसमें, चाहे आपका बांस में भी इस तरह से आपको गांठ देखने को मिलता है। तो यही जो आपका गांठ है इसी को हम लोग नोड के नाम से जानते हैं। और इसके बीचों बीच वाला जो भाग है, नोड से जो बीचों बीच वाला भाग है, इसको हम लोग इंटरनोड के नाम से जानते हैं। अगर हम बात करता हूं तो इसको हम लोग बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं आपका पर्ण के नाम से जाना जाता है। इसको कहा जाता है आपका पर्ण संधि के नाम से हम लोग इसको जानते हैं। ठीक है दोस्तों, इस तरह से आप समझ गए होंगे कि एक तना होने के लिए एक नोड और इंटरनोड का होना भी आवश्यक है। जैसे हम लोग एक मूल होने के लिए हम लोग उसके रूट कैप की चर्चा कर रहे थे, रूट हेयर की चर्चा कर रहे थे, इसीलिए तना को बनने के लिए आपका नोड और इंटरनोड होना का भी आवश्यक है। तो चलिए आगे फिर चलता हूँ। तो तना होने के लिए हम लोग देखिए कि इसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, इसमें नोड और इंटरनोड होते हैं। अभी हम बात करते हैं, जब कभी भी हम सभी जानते हैं कि अपने पादप जितने भी पेड़ पौधे होते हैं अपना भोजन वो खुद तैयार कर लेते हैं, और उसके लिए उसका भोजन के लिए खास जो महत्वपूर्ण अंग होते हैं वो होता है लीफ यानी पत्ता। तो कभी कभी देखा गया है, अभी जो ऑटम सीजन का जो मौसम है इसमें खास तौर पर अधिकतर जो पेड़ पौधे होते हैं उसका पत्ती झड़ जाता है। ये जो मौसम आपका पतझड़ का मौसम भी इसको कहा जाता है। तो ऐसी स्थिति में वो हम करना चाहेंगे, मान लीजिए इस टाइप से कोई है आपका पेड़ है, इस टाइप से आपका कोई आपका इस टाइप से देखने को मिल रहा पेड़ है, तो इसमें इस टाइप से डाली आपको देखने को सिर्फ मिलेगा। अधिकतर जो होंगे जो आपका होगा पेड़ होगा उसमें पत्ती आपका नहीं के समान दिखाई देगा, इस तरह का डाली दिखाई देगा। अभी आप कहेंगे कि इसमें तब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कैसी होती है। हम सभी जानते हैं आपका जो पत्ते होते हैं उसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, क्लोरोफिल के चलते ही पत्ता का रंग हरा होता है और उसी के द्वारा अपना प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को संपन्न कर लेती है और अपना भोजन वो खुद बना लेती है। लेकिन अभी जो पतझड़ का मौसम है, ऐसी मौसम में हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं अधिकतर जो होते हैं पेड़ उसका पत्ती झड़ के गिर के नीचे गिर जाता है। तो इस ऐसी स्थिति में हम समझेंगे कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया फिर कैसे होती है। तो दोस्तों आप लोगों को समझा देना चाहता हूं, इसमें भी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। इसमें जो खास तौर पर इसका जो छाल हम लोग जिसको बोलते हैं, जो तना है, ये जो स्टीम है, इसका जो छाल होता है, इस छाल में आप लोग देखेंगे जब इसको किसी नाखून या किसी खुरदुरा चीज से इसको खरोचेंगे तो उसमें देखिएगा खास तौर पर हरे कलर का एक रंग दिखाई देने को मिलता है। ये जो हरे कलर का रंग होते हैं इसमें भी क्या होते हैं, आपका क्लोरोफिल की मात्रा पाई जाती है। और साथ ही साथ इसका जो छाल होता है, किसी जो पेड़ का पौधा का जो छाल होता है उसी के द्वारा प्रकाश संश्लेषण क्रिया को संपन्न कर लेते हैं और मोटा मोटी वो अपना जितना जरूरत के हिसाब से अपना खाना अपना भोजन तैयार कर लेते हैं। साथ ही साथ इसमें कुछ ऊर्जा भी संचित होता है, उसके द्वारा भी अपने जैसे मोटे ताजे जो पौधे होते हैं उसका शाखा प्रशाखा का भी अधिक होता है, उसके द्वारा भी कुछ ऊर्जा मतलब कुछ आपका इसमें एनर्जी जो भोजन इसमें संचित रखता है उसका उपयोग उस टाइम कर लेते हैं। साथ ही साथ धीरे धीरे जब इसका पत्ते नन्हे नन्हे पत्ते निकल जाते हैं तब तो उसको कोई दिक्कत नहीं होती है। इस तरह से आप समझ गए होंगे एक जो पौधा होता है उसके लिए तना कितना आवश्यक है, उस तना के लिए मतलब अपना जो पेड़ होते हैं उसको भोजन बनाने के लिए तना का भी कितना अहम योगदान है,
और एक बात खास है, एक बात आपको समझा देना चाहता हूँ कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए ये जो सनलाइट है, जो सूर्य की प्रकाश कितनी मात्रा में होनी चाहिए, सिर्फ 1% होने से प्रकाश संश्लेषण क्रिया हो जाते हैं। आप सभी को इससे पहले की जो वीडियो में आप लोगों को समझाया हूँ कि ये जो आपका मनी प्लांट है, मनी प्लांट तो घर के अंदर रहता है, उसमें आपका धूप नहीं लगता है, लेकिन फिर भी वो अपना जीवित रहता है, अपना वो आगे के ग्रोथ होते रहता है। इसका कारण यही है कि हमें धूप नहीं चाहिए, हमको सनलाइट का सिर्फ 1% भी अगर हमको आभास मिल जाता है किसी पेड़ को पौधा को, तो अपना क्रिया को संपन्न कर लेते हैं, प्रकाश संश्लेषण क्रिया ऑटोमेटिकली उसमें शुरू हो जाती है। ठीक है दोस्तों, तो अभी हम लोग समझते हैं कि ये जो कोई भी पेड़ हो गया, कोई भी चीज हो, इसमें सबसे हानि कैसे पहुंचता है। तो आपको यही चीज जानने में आश्चर्य होता होगा कि इसका सबसे अगर हानि आए, दो को अगर जड़ यानी रूट को भी काट देंगे तो पेड़ नहीं मरेगा, 2-3 डाली सारे डाली को भी हम इसको अगर काट देंगे तो भी पेड़ आपका जिंदा रह जाता है। लेकिन इसका अगर छाल को, ये वाला छाल को अगर उतार दिया जाता है, उसको अगर छील दिया जाता है, छीलने के बाद कुछ दिनों के बाद आपको देखने को मिलेगा वो पेड़ ऑटोमेटिकली मर जाता है। तो सबसे जो हानि को, इसका जो अंग में हानि पहुंचाने वाला अंग होते हैं वो होते हैं छाल। जब छाल को छील दिया जाता है तो वो पेड़ ऑटोमेटिकली सूख के आपका वो अपना मतलब मर जाता है। इस तरह से आप समझ सकते हैं कि एक तना का होना एक ये जो पौधा है पेड़ के लिए कितना इंपॉर्टेंस है, साथ ही साथ उसमें जो जकड़ा हुआ उसका छाल होते हैं उसका भी होना कितना इंपॉर्टेंस है। चलिए दोस्तों, अभी हम लोग समझते हैं ये जो तना है, तना की कितने सारे भी इसके प्रकार है, इसके बारे में हम जरा समझते हैं। तो तना का जो प्रकार होते हैं, तना इसके जो टाइप्स होते हैं, ये खास तौर पर 3 टाइप के होते हैं दोस्तों। ये खास तौर पर कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के मैं यहाँ दिखाना चाहता हूँ। एक होता है आपका वायवीय तना, वायवीय तना एक होता है। दूसरा आपका जो होता है इसको अर्धवायवीय तना, अर्धवायवीय तना उसको बोलते हैं। और तीसरा जो आपका होता है वो होता है आपका भूमिगत तना, वो होता है भूमिगत तना के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से तना को हम लोग क्या कि इसके जो कितने प्रकार है उसके बारे में हम लोग इसको 3 हिस्सों में इसको खास तौर पर अध्ययन करते हैं। और ये जो तीनों हिस्सा है, एक होता है आपका वायवीय तना, दूसरा होता है अर्धवायवीय तना और तीसरा होता है आपका भूमिगत तना। अभी हम लोग समझते हैं कि वायवीय तना है क्या चीज, अर्धवायवीय तना है क्या चीज और भूमिगत तना हम लोग किसे कहते हैं। तो चलिए आप लोग ध्यान दीजिए। ये जो वायवीय तना होता है दोस्तों, तना का ही एक रूप है, वो है आपका वायवीय तना। ये खास तौर पर जो हम लोग का बड़े पेड़ पौधे होते हैं, आपका पीपल हो गया, नीम हो गया, आपका बरगद हो गया, ये सारे जो आपका होते पेड़ होते हैं, इस ये जो तना ऊपर की ओर आता है, यानी जमीन के ऊपर जो तना आपको देखने को मिलता है वो होता है आपका वायवीय तना का एग्जाम्पल है। इसमें हम ले लेते हैं पीपल, बरगद, नीम आदि। इस तरह से जो भी है, जो भी आपको दुनिया में दिख रहा है पेड़ पौधा, जो जमीन से ऊपर तना उसका शाखा प्रकाश निकला हुआ सब निकला हुआ रहता है, वही आपका वायवीय तना का हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, इसके साथ ही साथ आप ये भी कह सकते हैं कि अर्धवायवीय जो तना होते हैं, ये जो अर्ध वायवीय तना होते हैं, इसमें होता है क्या है, इसका जो तना होता है, ये जो तना क्या होता है, आधा जमीन के अंदर और आधा मतलब कुछ हिस्सा जमीन के अंदर यानी भूमि के अंदर, मिट्टी के अंदर, और कुछ हिस्सा आपको ऊपर देखने को मिलता है। तो ये किस टाइप से होते हैं, इस टाइप से जो आपका देखे होंगे, इसमें इस टाइप से जो निकलते हैं आपका यहाँ पर इस टाइप से आपको होगा, मतलब ये जो निकलता है इस इधर तो आपका वायु में जाता ही है, साथ ही साथ ये वाला जो कुछ अंश होते हैं ये क्या होता है आपका जमीन के अंदर ही होता है। जमीन के अंदर सेंस इसमें क्या है कि मिट्टी के अंदर कुछ तना का कुछ अंश इसमें देखने को मिलता है। और ये खास तौर पर किस में देखने को मिलता है, घास में। घास देखिए क्या होंगी, ये जो घास होता है आपका घास कहेंगे, इसका जो घास जितने सारे भी घास होते हैं, अधिकतर घास जो हम लोग जनरल भाषा में हम मतुआ घास कहते हैं, वो जो घास होते हैं उसमें क्या होता है खासतौर पर उसका आधा हिस्सा
कुछ हिस्सा जमीन के अंदर रहता है उसका तना, कुछ आपका वायु के संपर्क में यानी ऊपर की ओर रहता है। इस तरह से जो मिलता है उसको हम लोग कहते हैं अर्ध वायवीय तना का नामकरण देते हैं। तो उसका ही हम लोग एग्जाम्पल के तौर पर समझ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और जो आपका भूमिगत तना है इसमें आपको मालूम चल गया होगा, भूमिगत मतलब जमीन के अंदर, मिट्टी के अंदर जो भी तना आपका होता है उसको हम लोग भूमिगत तना के नाम से जानते हैं। और वो तना खास तौर पर आपको क्या होता है कि जैसे एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल में लेंगे तो हो जाता है आलू हो जाता है, उसके बाद ओल हो जाता है, ये सब क्या है आपका शकरकंद हो जाता है। ये सारी चीज क्या है आपका भूमिगत तना के एग्जाम्पल में हम लोग देख रहे हैं। तो ठीक है दोस्तों, तो आप सभी समझ गए होंगे कि वायवीय तना की क्या होता है, अर्ध वायवीय तना क्या होता है और आपका भूमिगत तना किसे कहते हैं। वायवीय तना में वो जो पौधा होगा, पेड़ होगा, उसका पूरा तना जमीन से ऊपर की ओर होगा। अर्ध में क्या होगा आपका, इसमें आधा जमीन के अंदर और आधा से ज्यादा भले ही होगा लेकिन वो ऊपर होगा। इसका कहने का मतलब है मिट्टी में कुछ तना का कुछ अंग आपका धंसा हुआ रहता है। और भूमिगत तना में आप समझ रहे हैं कि आलू वगैरह जो है वो जमीन के अंदर ही होता है, मतलब मिट्टी के अंदर ही होता है, इसीलिए इसको भूमिगत तना का नामकरण दिया गया है। अभी एक सवाल आता है, अभी सवाल ये है कि आप कहेंगे कि ये जो आलू को आप लिख रहे हैं भूमिगत तना में, तो क्या आलू तना है या जड़ है? तो आपको मैं समझा देना चाहता हूँ, ये जो आलू इस टाइप से जो आपका आलू होता है ये क्या है आपका भूमिगत मतलब क्या बोलेंगे भूमिगत तना है, ये जड़ नहीं है। जड़ इसीलिए नहीं है, इसमें देखिएगा नोड और इंटरनोड पाए जाते हैं, और खास तौर पर नोड और इंटरनोड इसी से आपका बाट निकलता है, कली निकलता है, इसी से उसका मतलब पौधा विकसित हो जाता है। इसीलिए आपका ये हो गया आलू हो गया आपका, इसमें अदरक आ जाएगा, इसमें हल्दी आ जाएगा, इस सब आपका तना है दोस्तों। ये क्या है, इसमें आपका ये जड़ नहीं है, कभी भी इसको गलती से भी इसको जड़ नहीं कहिएगा क्योंकि तना है। इसका तना होने का कारण क्या है, तना होने का यही कारण है इसमें नोड और इंटरनोड पाए जाते हैं। साथ ही साथ ये क्या है, इसमें रूट कैप नहीं होता है, इसीलिए इसको तना के श्रेणी में रखा जाता है। ठीक है दोस्तों, अभी एक बात मेरे को मन में है, ये जो तना का भाग है, तना में कुछ चीज को हम लोग एक को सलकंद कहते हैं, कुछ को प्रकंद कहते हैं, कुछ को कंद कहते हैं। आइए जरा उसमें समझते हैं किसको हम लोग सलकंद के दायरे में रखते हैं, किसको प्रकंद के दायरे में रखते हैं और किसको हम लोग कंद के दायरे में रखते हैं। तो आपको समझा देना चाहता हूं, ये जो हम लोग का मान लीजिए अदरक, ये क्या है अदरक हो गया आपका, हो गया हल्दी हो गया, ये जो है ये खास तौर पर हम लोग क्या जानते हैं, इसको प्रकंद का हिस्सा मानते हैं, प्रकंद के श्रेणी में हम लोग इसको रखते हैं। अगर हम बात करता हूं आपका लहसुन और आपका प्याज का, तो ये क्या है, ये आपका सलकंद है। ये क्या है दोस्तों, ये आपका सलकंद है। और अगर हम लोग बात करता हूं आलू का, आलू हो गया, उसके बाद हो गया ओल हो गया, ये किस में आएगा, ये आपका क्या आएगा, कंद में आएगा। ये आपका किस श्रेणी में आएगा, कंद में आएगा। इस तरह से आप समझ रहे हैं, इससे काफी सारा आपका क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव लेवल में भी पूछा जाता है कि अदरक क्या है, प्रकंद है, सलकंद या कंद है। तो आपका अदरक हल्दी क्या है, प्रकंद के श्रेणी में आता है, लहसुन प्याज किस में आता है, सलकंद के श्रेणी में आता है, और आलू और ओल आपका कंद के श्रेणी में आता है। एक चीज और जो महत्वपूर्ण भाग है वो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये जो आलू देखिए हम सभी जानते हैं आलू में अधिक सबसे अधिक मात्रा में कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं। और आलू में खास तौर पर आप लोग देखे होंगे आलू का कुछ आलू हरा कलर के हो जाते हैं। ये जो हरा ग्रीनिश टाइप का जो पोटैटो होते हैं, आलू होता है, उसमें खास तौर पर क्या आपको मिलता है, आपका सोलेनिन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, सोलेनिन के कारण आलू का रंग क्या होता है, आपका हरा देखने को मिलता है। ठीक है दोस्तों, अभी बात आती है लहसुन से भी आप जानते होंगे, लहसुन का गंध कुछ आपका दूसरे टाइप का गंध आपको होता है। तो लहसुन का गंध किस कारण होता है, तो लहसुन जो होते हैं इसमें गंध होने के कारण इसमें एलासिन पाया जाता है, एलासिन नामक तत्व पाए जाते हैं इसमें, इसीलिए लहसुन क्या होते हैं, गंध हो जाते हैं, गंध देते हैं। और अगर हम बात करता हूँ ओनियन का, ओनियन यानी आपका प्याज का जब बात करूंगा
तो इसमें क्या होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल पाया जाता है। तो सल्फ्यूरिक अम्ल पाए जाने के कारण इसमें क्या होता है, आंख में कभी भी हम काटते हैं, जो चाकू से काटते हैं या पेंटी से काटते हैं, तो उसमें क्या होता है, आंख में हम लोग का आंसू आने लगता है। इसका खास कारण क्या है, इसमें सल्फ्यूरिक अम्ल पाए जाते हैं, इसीलिए इसमें आपका आंसू आने लगते हैं। ठीक है, अगर हम बात करता हूं अदरक का, अदरक को कभी भी आपको, भले ही आपको जड़ टाइप का देखने को मिलता है, लेकिन जड़ ये नहीं है, अदरक क्या है, तना है। अगर कहेगा कि अदरक तना होने के क्या कारण है, क्योंकि इसमें इंटरनोड पाए जाते हैं, इसीलिए तना है, और साथ ही साथ इसमें रूट कैप नहीं होते हैं, इसीलिए जड़ नहीं है। ठीक है दोस्तों, अगर हम बात करता हूं हल्दी का, तो हल्दी हमारे भोजन के लिए, हमारे सेहत के लिए भी काफी महत्वपूर्ण चीज मानी जाती है। और हल्दी में क्या होता है, कुरकुमिन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, कुरकुमिन नामक तत्व पाया जाता है। और ये कुरकुमिन के कारण ये इतना महत्वपूर्ण चीज है, आप समझ रहे हैं कुरकुमिन क्या चीज के लिए महत्वपूर्ण है। अगर कुरकुमिन हम लोग ये हल्दी इसलिए सेवन करते हैं, इसमें कुरकुमिन की मात्रा पाई जाती है। कुरकुमिन हम लोग क्या होता है, कैंसर से बचाता है दोस्तों। एक लाइलाज जो हम लोग जो रोग है वो होता है कैंसर, तक कैंसर से सुरक्षा प्रदान करने के लिए कुरकुमिन काफी हद तक सहायक साबित होते हैं। ठीक है दोस्तों, और अगर हम लोग बात करते हैं आप इसी टाइप से, तो आप समझ ही रहे होंगे कि तना जो है, तना हम लोग के कितना अधिक मात्रा में कितना उपयोगी साबित होते हैं, और इसके लिए हम लोग को कितना जानकारी रखनी पड़ती है। और साथ ही साथ जो भी आपका कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे, उन लोग के लिए काफी आपका मददगार साबित होंगे ये सारी चीज जो आप लोग को समझाया गया है, जो आप लोग को बताया गया है। ये सारी चीज को आप लोग भली बात से अच्छी तरह से अपने जहन में रख लीजिए, दिमाग में रख लीजिए, ताकि किसी भी सवाल आप लोग के दिमाग से नहीं छूटे और उसका सही सही उत्तर दे पाए। ठीक है दोस्तों, आज के लिए फिर इतना ही, फिर मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।